उसका क्या सिचुएशन है, कब एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्या क्या एडवांटेजेस, सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात हमने की थी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कर सकते हैं, दूसरे इंटरनेशनल मार्केट को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और एडवांटेजेस लिखिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एडवांटेजेस में लिखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टिमुलेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टिमुलेशन, ये एफडीआई के सारे एडवांटेजेस चल रहे हैं। एफडीआई कितने टाइप्स की होती है वो मैंने बता दिया था, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है, तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के एडवांटेजेस क्या है, यानी क्या क्या फायदे हैं उसके, वो हम लोग आज कर रहे हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस भी कर लेंगे इसके बाद। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट एडवांटेजेस में लिखिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और मार्केट एक्सप्लोरेशन, लिख लिया था ना लवली? नो मैम, लिख लेते हैं। हाँ, एफडीआई के एडवांटेजेस में जो मैंने उसे लास्ट क्लास में करवाया था एडवांटेज, ये फर्स्ट, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एडवांटेजेस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन की स्पेलिंग है STIMULATION, स्टिमुलेशन। कौन सा चैप्टर चल रहा है? फॉरेन डायरेक्ट। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले जो हम लिखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टिमुलेशन, इसका मतलब क्या है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज में क्या लेकर आता है, वो बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टिमुलेट करता है बेसिकली टारगेट कंट्री को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। क्लियर है, क्रिएट करता है एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर इन्वेस्टर को भी बेनिफिट होगा, ठीक है, और लोकल इंडस्ट्रीज को और वहां के डोमेस्टिक कंपनीज को भी बेसिकली बेनिफिट होगा। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, किसको प्रभावित करता है, किसको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। क्लियर है, सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट राइट, सेकेंड पॉइंट राइट, इजी इंटरनेशनल ट्रेड, इजी इंटरनेशनल ट्रेड, इजी इंटरनेशनल ट्रेड, इजी इंटरनेशनल ट्रेड, यानी जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से एक इजी क्राइटेरिया होगा। अगर हम किसी कंट्री में कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, या फिर और भी तरीके से कभी हम किसी और कंट्री में एंटर करते हैं, तो उस केस में मे बी बहुत बार प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज, इनस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इस क्राइटेरिया को इजी कर देता है, यानी आसान कर देता है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड कर पाए, क्योंकि आप ऑलरेडी वहां जाके स्टैब्लिश हो जाते हैं, आपकी वहां कंपनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से आप लोकल मार्केट को एक्वायर करते हो और आपको बेसिकली क्रॉस द बॉर्डर बहुत मतलब आप जो क्रॉस द बॉर्डर काम कर रहे थे एक्सपोर्ट में, वो वाला सिचुएशन खत्म हो जाता है, आप अपने टारगेट कंट्री में ऑलरेडी अपनी कंपनी को स्टैब्लिश कर चुके होते हो। ठीक है, तो लिख सकते हो इजी इंटरनेशनल ट्रेड है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एफडीआई से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होगी वो नई कंपनीज को लेकर आएंगी या फिर फॉरेन कंपनीज को लेकर आएंगी दूसरे कंट्री में, जैसे अगर यूएस हो या फिर मान लो कि यूरोप की कोई कंपनी है, यूके की कोई कंपनी है लंदन की, और वो इंडिया में आके स्टैब्लिश होती है, तो डेफिनेटली वहां से जब कोई कंपनी यहाँ आ रही है तो यहाँ पर आके वो क्या करेगी, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज ऑल्सो अ बेनिफिट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसमें लिखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लिख लिया सबने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? यस मैम। तो इसमें लिखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्रिएट्स न्यू जॉब, क्रिएट्स न्यू जॉब्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्रिएट्स न्यू जॉब as investors build, as investors build new companies in the target country. Foreign direct investment creates new job as investors build new companies in the target country which create new opportunity. Foreign direct investment creates new jobs as investors build new companies in the target country creates new opportunity। यानी जो आपके दूसरे कंट्री के इन्वेस्टर्स हैं जो आके दूसरे टारगेट कंट्री में या फिर दूसरे कंट्री में जो इंटरनेशनल कंट्री में जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज भी रेडी कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल।
ठीक है, तो ये आपके एफडीआई के एडवांटेजेस। आगे लिखिए, आगे लिखिए, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेस, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेस, development of human capital resources. See, what is the meaning of human capital here? Human capital का मतलब है यहाँ पर बेसिकली आपके जो लेबर्स होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो काम करते हैं, ठीक है। अगर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है दूसरी जगह, अपने खुद इंडिया में लोग जो है वो उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं, उससे उनकी परफॉर्मेंस हो गई, एबिलिटी हो गई, ठीक है, इसमें डेवलपमेंट होता है। आप नया काम करोगे, नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करोगे, आपकी स्किल में डेवलपमेंट आएगा। तो यहाँ पर एफडीआई जो है वो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने का काम करता है। ह्यूमन रिसोर्स में लेबर्स, एम्प्लॉइज वगैरह आपके आते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर लिखिए डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स। ह्यूमन कैपिटल, बहुत सारे लोग स्किल्ड बनेंगे, बहुत लोगों को नॉलेज बढ़ेगा, ट्रेनिंग मिलेगी, तो इसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स में क्या हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल में डेवलपमेंट हो रहा है। लिखिए इसमें FDI develop human capital resources by providing training, by providing training program, increase their knowledge and skill, which increase their knowledge and skill, knowledge and skill। ठीक है, अब ह्यूमन जो कैपिटल है बेसिकली वो तभी क्रिएट भी होता है जब किसी पर्सन को स्किल मिले, नॉलेज मिले। तो एक तरीके से वो पर्सन नॉलेजेबल हो गया तो वो कोई भी काम को परफॉर्म कर सकता है, कॉम्पिटेंट बन जाता है, कैपेबल बन जाता है कोई भी काम को परफॉर्म करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, एफडीआई जो है वो ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टैक्स इंसेंटिव। टैक्स इंसेंटिव, टैक्स इंसेंटिव, ये सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के एडवांटेजेस अभी चल रहे हैं फिलहाल। टैक्स इंसेंटिव, टैक्स इंसेंटिव, टैक्स इंसेंटिव, टैक्स इंसेंटिव में लिखिए, टैक्स इंसेंटिव्स में लिखिए पेरेंट enterprises would also provide FDI to get additional expertise, technology and product. Parent enterprises would also provide foreign direct investment to get additional expertise, additional expertise के बाद आगे कॉमा टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स, यानी जो पेरेंट एंटरप्राइज है बेसिकली वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, ताकि उसको कुछ एक्स्ट्रा एक्सपर्टाइज मिले, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज मिले, प्रोडक्ट के नॉलेज मिले, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए बेसिकली पेरेंट एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। आगे लिखिए, as the foreign investor you can receive tax incentive, as the foreign investor, you can receive tax incentive that will be highly useful in your selected field of business. As the foreign investor, you can receive tax incentive that will be highly useful in your selected field of business,
देखो यहाँ पर एक टर्म आ रहा है टैक्स इंसेंटिव, यानी टैक्स में फायदा। कैसे होगा टैक्स में फायदा? जैसे कोई पेरेंट कंपनी है, ठीक है, वो दूसरे कंट्री में जाके स्टैब्लिशमेंट करती है, उसका एक रीजन है कि एक्सपर्टाइज के लिए, नॉलेज के लिए, ह्यूमन कैपिटल के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे वेरियस रीजन हो सकते हैं। ऐसे केस में आपको कई बार गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और आपको टैक्स पे इंसेंटिव दे देती है, और दूसरे कंट्री में जहां पर आप स्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं वहां के लिए आप टैक्स जनरेट करते हो। तो बेसिकली होस्ट कंट्री एंड होम कंट्री दोनों के लिए बेसिकली टैक्स में बेनिफिट मिलता है। किसको? एफडीआई की कंपनीज को, ठीक है। एफडीआई की कंपनीज को या गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बेसिकली अपने फायदा देखती है, पेरेंट कंपनी अपना फायदा देखती है, ठीक है, और होम कंट्री या होस्ट कंट्री दोनों अपना फायदा देखती है, बेनिफिट देखती है रिगार्डिंग टू टैक्स। यानी टैक्स में इंसेंटिव मिलेगा, यानी टैक्स में फायदा मिलेगा, ठीक है। टैक्स पे छूट भी मिल सकता है, कई जगह पे आपको टैक्स में छूट मिलता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एफडीआई पे बहुत ज्यादा इन्होंने लिबरलाइजेशन दे रखा है, छूट दे रखा है। तो ये सारी चीजें बेनिफिट में आएंगी आपकी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखिए रिसोर्स ट्रांसफर। रिसोर्स ट्रांसफर, रिसोर्स ट्रांसफर, रिसोर्स ट्रांसफर, क्या मैम? रिसोर्स ट्रांसफर, RESOURCES, रिसोर्स ट्रांसफर। रिसोर्स ट्रांसफर लिख लिया आबिद? रिसोर्स ट्रांसफर, ठीक है। अब यहाँ पर रिसोर्स ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि अगर कोई फॉरेन कंट्री की कंपनी जा रही है, उनका अपना रिसोर्स, अपनी टेक्नोलॉजी लेके जा रही है, वहां ट्रांसफर हो रहा है, वहां का नॉलेज, कल्चर, वहां का एक्सपर्टाइज को फिर वो वहां से बेसिकली मूव करिए। तो एक तरीके से एक एक्सचेंज चल रहा है किसका? रिसोर्सेज का, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं कि एफडीआई विल अलाउ रिसोर्सेज ट्रांसफर, रिसोर्स ट्रांसफर एंड एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। एफडीआई विल अलाउ resource transfer and other exchange of knowledge. Foreign direct investment will allow resource transfer and other exchange of knowledge where various countries are given access to new technologies and skills. Where various countries are given access to new technologies and skills. यानी कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो यहाँ का भी जो टेक्नोलॉजी आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो, अपनी नई टेक्नोलॉजी को भी लेकर आओगे। आप कहीं ना कहीं रिसोर्स को ट्रांसफर कर रहे हो, यानी यूएस का जो रिसोर्स है वो यहाँ पर यूज हो रहा है, इंडिया का जो रिसोर्स है यूएस कंपनी के लिए यूज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं रिसोर्स में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट द टेक्नोलॉजी एज वेल एज नॉलेज ऑल्सो। तो क्या हो रहा है? रिसोर्स में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। रिसोर्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। जो आपकी यूएस कंपनी है वो लेकर आएगी नया टेक्नोलॉजी, तो इंडिया में वो एक तरीके से रिसोर्स ट्रांसफर हो गया, वहां का जो नॉलेज है, वहां का एक्सपर्टाइज है, यहाँ का भी एक तरीके से रिसोर्स वहां ट्रांसफर होगा। वहां पर जो कंपनीज उनको नॉलेज होगा कि यहाँ के लोगों का क्या डिमांड है रिलेटेड टू प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, क्या मैम? इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, INCREASED, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। सबसे बड़ी बात, प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्शन का काम करते हैं, यानी कि अगर आपकी कोई फैक्ट्री है और आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो आप जितने कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उसको हम कहते हैं इफिशिएंट प्रोडक्टिविटी। यानी जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो टाइम के हिसाब से आप कितने क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो होता है प्रोडक्टिविटी। यानी कि अगर कोई फैक्ट्री है जहां पर मान लो कि 10 लेबर काम कर रहे हैं और 10 घंटे में वो 50,000 यूनिट किसी बिस्किट का रेडी करते हैं, तो यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो 50,000 है वन डे की, ठीक है। 10 घंटे में 50,000 कर रहे हैं। एक फैक्ट्री है जहां पर 10,000 बेसिकली 10 लेबर वहां भी है, पर वो 10 घंटे में सिर्फ 20,000 ही बिस्किट्स बना रहे हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी फर्स्ट वाले कंपनी से लो होगी, यानी कि वो प्रोडक्टिविटी कम कर रहे हैं, यानी कि जो उनके लेबर है वो प्रॉपर्ली इफिशिएंटली पोटेंशियली काम नहीं कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी बेसिकली, कि आप प्रोडक्शन कितना कर पाते हैं डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन कीजिएगा एक दिन में उतना ज्यादा ही आपका बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी का मतलब क्यों लिया गया है?
क्योंकि यहाँ पर जो फैसिलिटीज और इक्विपमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज लेकर आएंगी वो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी से, आपके कंट्री में जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहा है उससे बेटर होगी, उससे टेक्नोलॉजिकली वास्ट होगी। और एक चीज और मैं बता देती हूँ कि एफडीआई ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज नहीं, डेवलप्ड कंट्री करना चाहती है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने कंट्री में इतनी कैपेबल बन चुकी है कि वो दूसरे कंट्री में जाके एफडीआई करे। तो डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत कम केसेस है, जैसे इंडिया में तो अच्छा खासा होता है यहाँ से भी एफडीआई, लेकिन डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री से ज्यादा जो बेसिकली आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ज्यादातर क्या करना चाहते हैं, एफडीआई। तो ऑब्वियसली वो डेवलप्ड इसीलिए है क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजिकल ज्यादा है, टेक्नोलॉजी का ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, वो ज्यादा हम लोगों से डेवलप्ड है, वास्ट है। तो ऐसे केस में जब भी वो दूसरे कंट्री में एंटर होगी वो नए टेक्निक को लेके एंटर होगी, नए इक्विपमेंट को लेके एंटर होगी, और ये कहीं ना कहीं होम कंट्री में अगर वो कुछ प्रोड्यूस करे तो उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगी। इसलिए इसमें आगे लिखिए द फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट फॉर प्रोवाइडेड बाय the facilities and equipment provided by foreign investors the facilities and equipment provided by foreign investors can increase a workforce productivity। workforce productivity का मतलब लेबर की प्रोडक्टिविटी, क्योंकि देखिए वो जो 50,000 वाला और 20,000 वाला जो केस बताया मैंने वो दो चीज पे डिपेंडेंट था, टाइम पे और लेबर पे, यानी टाइम कितने लेबर काम कर रहे हैं और कितना टाइम लेके और कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि जो फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट है प्रोवाइडेड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन इंक्रीज अ वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी, कैन इंक्रीज द वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी इन द टारगेट कंट्री, यानी जो कंट्री में आपने टारगेट किया है और जो कंट्री में आपने अपनी कंपनी को की शुरुआत की है उस कंट्री में बेसिकली आपकी उस कंट्री में आप इक्विपमेंट के साथ एंटर हो रहे हो, वहां के लोगों के वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हो, यानी उनको वो ज्यादा फास्टली काम कर रहे हैं, ज्यादा इफिशिएंटली काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं हूं, अगर मान लो मैंने फैक्ट्री ओपन किया और मैं वहां पर हैंड टूल्स दे दूंगी तो वो लोगों की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन अगर वही प्रॉपर मशीन होगा, ट्रेनिंग दे दी जाएगी कि आप इस तरीके से आपको प्रोडक्शन करना है, तो हो सकता है कि जो ट्रेडिशनल टूल्स और नॉर्मल टूल्स के कंपैरिजन में अगर मैं बोलूं मशीनरी ज्यादा यूजफुल होगा। तो लाइक यहाँ पर वही चीज बताई जा रही है कि नए इक्विपमेंट के साथ बेसिकली एफडीआई जब एंटर होता है या कोई कंपनी इन्वेस्टर एंटर होती है, एफडीआई करती है, तो उस केस में वहां के वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट लिखिए इंक्रीमेंट इन इनकम, इंक्रीमेंट इन इनकम, इंक्रीमेंट इन इनकम, इंक्रीमेंट इन इनकम, इंक्रीमेंट इन इनकम। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इंक्रीमेंट इन इनकम, यानी कि अगर मैं इंडिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो यहाँ की जीडीपी इंक्रीज करेगी, इकोनॉमिक इंक्रीज करेगी, यहाँ के लोगों की इन लोगों को जॉब मिलेगा, तो बोल सकते हैं कि यहाँ के लोगों का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि लोग यहाँ पर ज्यादा अर्न करना शुरू कर देंगे, वेजेस ज्यादा मिलना शुरू होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ के लोगों का इनकम इंक्रीज हो जाएगा, ओवरऑल इंडिया में डेवलपमेंट आएगा रिलेटेड विद द इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनकम जनरेट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। क्लियर है। तो ये सारे आपके बेनिफिट्स थे, आपके किस चीज के, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ये सारे बेनिफिट्स थे। दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट लिखिए व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एफडीआई, डिसएडवांटेजेस ऑफ एफडीआई, डिसएडवांटेजेस ऑफ एफडीआई। डिसएडवांटेजेस ऑफ एफडीआई। अच्छा, सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है एफडीआई का, लिखिए हिंड्रेंस टू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, हिंड्रेंस टू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, हिंड्रेंस टू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, हिंड्रेंस टू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, ठीक है। तो हिंड्रेंस टू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि कई बार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज इतना ज्यादा दूसरे कंट्री में फोकस करने लग जाती है कि वो अपने कंट्री में ही बेसिकली इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती है।
ठीक है, यानी आपके अपने कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है, लेकिन आप दूसरे कंट्री में जाकर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ की डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो होनी चाहिए, यानी अपने होम कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो प्रॉपरली नहीं होता है। उसके बीच में ये रुकावट बन जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि क्या होती है कि कंपनीज जो, तो वो दूसरे कंट्री की तरफ मूव कर जाती है, ना कि वो अपने कंट्री में इन्वेस्ट करती है। खैर, अपनी कंट्री का सिनारियो भी कई बार चेंज हो जाता है, क्योंकि खुद पर्सन लोकल होता है, तो उसे आइडिया होता है कि यहाँ क्या स्टेबिलिटी है, क्या इनस्टेबिलिटी है, आगे चल के क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे केस में वो दूसरे कंट्री को फेवरेबल लोकेशन मानती है और वहां जाके इन्वेस्ट करती है, और यहाँ पर अपने होम कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। तो एक तरीके से डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का ये एक रुकावट बन चुका है एफडीआई। सबसे बड़ा पहला डिसएडवांटेज तो ये हो गया। ठीक है, सेकेंड लिखिए, सेकेंड लिखिए। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में भी ये नुकसान करती है, और कई बार जो होस्ट कंट्री है, ये जो दूसरे कंट्री में आप जा रहे हो, ठीक है, टारगेट कंट्री है, वहां के भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पे और डोमेस्टिक मार्केट पे इफेक्ट करती है, क्योंकि वहां के लोग जो है वो कम्पीट नहीं कर सकते एफडीआई और दूसरी कंपनी जो लेकर आ रही है टेक्नोलॉजी वगैरह, वो इतनी क्वालिटेटिव है कि कई बार कंपैरेटिवली टू डोमेस्टिक मार्केट बिल्कुल ही गायब, बिल्कुल डोमेस्टिक मार्केट्स में जो कंपनीज है, डोमेस्टिक कंपनीज, वो गायब हो जाती है। तो इसका इफेक्ट दोनों तरफ है, यानी कि होम कंट्री और होस्ट कंट्री दोनों तरफ ही इसका इफेक्ट पड़ता है निगेटिवली, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए और डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए, ठीक है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर पे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखिए, रिस्क फ्रॉम पॉलिटिकल चेंजेस, रिस्क फ्रॉम पॉलिटिकल चेंजेस, रिस्क फ्रॉम पॉलिटिकल चेंजेस। सी कई बार जैसे मान लो कि यूएस आकर के, यूएस की कोई कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने, ठीक है, और उनको तो ऑब्वियसली बिकॉज दे आर नॉट लोकल्स नहीं है वो यहाँ के, और यहाँ के वो सिटीजन नहीं है, तो कई बार वो एफडीआई तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अचानक से कुछ अनसर्टेनिटी आती है। मान लो कि बिल्कुल से कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट चेंज हो गया, यहाँ इलेक्शन हो गया, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आई, यानी कि कुछ भी ऐसा हुआ जो इनस्टेबल कर दिया, जिसने अनस्टेबल कर दिया गवर्नमेंट को, ठीक है, तो उस केस में एफडीआई करना दूसरे कंट्री में बहुत ज्यादा रिस्की होता है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के लिए जा रहे हो तो वहां का पूरा इन्वायरमेंट का नॉलेज और रिसर्च पेपर आपके पास होना चाहिए कि वहां पर अभी क्या सिनारियो हो रहा, आगे क्या हो सकता है। तो लाइक एक फॉरकास्टिंग करना जरूरी है जब आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो। इसीलिए कई बार एफडीआई बहुत ज्यादा रिस्की बेसिकली डिसीजन हो सकता है। इसीलिए पॉलिटिकल चेंज क्या कर सकता है, ओवरऑल बोल सकते हैं पॉलिटिकल चेंज रिस्क क्रिएट कर सकता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 2 लाइन, बिकॉज पॉलिटिकल इश्यूज इन अदर कंट्रीज, because the political issues in other countries can change instantly, can change instantly, can change instantly, यानी फॉर मतलब यहाँ जो पॉलिटिकल इश्यूज है जो हमेशा ही बेसिकली चेंज होता है। 1900 एफडीआई करना इज बेनिफिशियल और नॉट? यस मैम, सर लिट्टे वगैरह में हो रहा था। हाँ, तो करना चाहिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या नहीं? नहीं करना चाहिए। हाँ, बिकॉज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मैंने बोला ना गवर्नमेंट पॉलिसी आपके काम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है, इसीलिए बहुत ज्यादा रिस्की होता है। फॉर आपने करोड़ रुपए में, अगर आपने बिलियन मिलियन डॉलर में आपने इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद रिटर्न आना आपको बंद हो गया, तो व्हाट डू यू थिंक, दैट इज अ लॉस और प्रॉफिट? ऑब्वियसली लॉस। इसीलिए हमेशा पॉलिटिकल इनस्टेबल कंट्री, जो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, सॉरी अनस्टेबल कंट्री है, उनमें कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो लिखिए रिस्क फ्रॉम पॉलिटिकल चेंज में, बिकॉज पॉलिटिकल इश्यूज इन अदर कंट्रीज कैन चेंज इंस्टेंटली, कैन चेंज इंस्टेंटली, FDI is very risky. FDI is very risky. FDI is very risky. ठीक है, और बहुत ज्यादा रिस्की और बहुत ज्यादा हाई होता है, वेरी रिस्की एंड हाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट राइट, नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन एक्सचेंज रेट्स, नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन एक्सचेंज रेट, negative impact influence on exchange rate, negative influence of exchange rate। सी अगर कोई दूसरा कंट्री आता है, कंट्री का कंपनी इंडिया में आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ एक्सचेंज रेट का एक सिनेरियो बनेगा, यानी कि डॉलर्स रुपीज
एक टाइम ऐसा आएगा कि जो बेसिकली वैल्यू है दूसरे कंट्री का आप डाउन करने लग जाइएगा बिकॉज ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमी ऐसे भी इसी तरीके से रिलेटेड है, ठीक है, पूरा डॉलर के हिसाब से चलता है पूरी कंट्री का इकोनॉमी। तो लाइक कहीं ना कहीं निगेटिव इन्फ्लुएंस डाल सकता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक एक्सचेंज रेट में, ठीक है। यानी एफडीआई जो है ओकेजनली या आप बोल सकते हैं इफेक्ट करता है एक्सचेंज रेट को, मतलब एक कंट्री को एडवांटेज देगा और दूसरे कंट्री को डिट्रॉइट करेगा, इस तरीके से कर सकता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कि वन कंट्री को डिट्रॉइट करेगा यानी कम करेगा, खराब करेगा, ठीक है, या फिर डिटरमिनेंट में कहते हैं इसको, डेट्रीमेंट करेगा यानी कम करेगा, और एक को एडवांटेज देगा, एक को डिसएडवांटेज होगा, एक को एडवांटेज होगा। तो एफडीआई ये भी करता है। नेक्स्ट इज हायर कॉस्ट। हायर कॉस्ट सबसे बड़ी बात कि अगर आप दूसरे कंट्री में कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो जैसे डेवलप्ड कंट्री के लिए इंडिया में करना बहुत इजी है क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, बैकवर्ड में है कंपैरेटिवली टू यूएस। लेकिन जैसे डेवलपिंग कंट्री है, जैसे इंडिया को अगर यूएस में जाके इन्वेस्टमेंट करना है, एफडीआई करना है, तो उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव डील हो सकता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना है, इफ यू विल इन्वेस्ट इन द फॉरेन कंट्रीज, देन इट माइट बी यू विल नोटिस दैट इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, ये थोड़ा महंगा पड़ेगा, ठीक है। और एक्सपोर्ट करने से भी कई बार बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, यानी एक्सपोर्ट करना इज मोर मतलब सस्ता पड़ेगा, मोर चीप पड़ेगा कंपैरेटिवली टू एफडीआई, ठीक है। सो कई बार जो ऑपरेशंस में हम पैसे लगाते हैं, सेट करते हैं, एफडीआई में जो पैसे लगाते हैं वो कई बार बहुत महंगा पड़ता है, बहुत हायर कॉस्ट पड़ता है एज कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट। मतलब एक्सपोर्ट आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा कंपैरेटिवली टू वहां जाकर के एफडीआई करने से। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि हायर कॉस्ट, कई बार बहुत ज्यादा पैसा इनकर हो जाता है एफडीआई करने में, ठीक है। निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कंट्रीज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कंट्री के इन्वेस्टमेंट में जो खुद की कंट्री में इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने डोमेस्टिक वाला बताया वही सेम सिनेरियो है कि कई बार उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। काफी है ये, कितने डिसएडवांटेज लिखे। एफडीआई करना अभी मॉडर्नाइजेशन, मतलब अभी मॉडर्न टाइम में इफ यू आर डूइंग द एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बिफोर डूइंग द इन्वेस्टमेंट एक प्रॉपर फॉरकास्टिंग, रिसर्च, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द कल्चर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, वहां की इकोनॉमी सिस्टम को समझिए, वहां के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स किस टाइप के हैं, कितनी सारी कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है इंडिया में, तो ये सारी चीजों को देख के कौन आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, ये सब चीज को एनालाइज करके जब आप एफडीआई करते हैं तो वो बहुत लो रिस्क पे आ जाता है। खैर कुछ चीजें बहुत ज्यादा अनसर्टेन होती है जिसको पहले से फॉरकास्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप एफडीआई करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन उसको एक तरीके से कीजिए, उसको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ कीजिए तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है। और एफडीआई के थ्रू आपको बहुत सारे फायदे भी हैं और आपकी होम कंट्री को भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, रिलेटेड विद द टैक्स हो गया, रिलेटेड विद द इनकम हो गया, रिलेटेड विद द इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। तो इसीलिए एफडीआई का बेनिफिट्स भी है और उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इंडिया में किस तरीके से एफडीआई होता है, ठीक है, व्हाट आर द सिनेरियो ऑफ द इंडियाज एफडीआई, इंडिया में कैसे होता है। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि 2001 या 2 की बात है, लगभग 2008 में, तो 2008 से 2010 तक में जो बेसिकली आपका एफडीआई था, चाइना के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई इनफ्लो था, यानी एफडीआई इंडिया में बहुत ज्यादा एफडीआई हो रहा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा। इंडिया को एज अ फेवरेबल लोकेशन बहुत सारे कंट्री में फेवरेबल लोकेशन में माना जाता है। और अंकटैड की एक रिपोर्ट में आया, अंकटैड आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, अंकटैड ने अपना एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें पता लगा कि लगभग इंडिया जो है वो 2008 से 2010 में सेकेंड पोजीशन में रही है इनफ्लो ऑफ एफडीआई में, यानी सबसे ज्यादा एफडीआई हुआ है और चाइना फर्स्ट नंबर पे थी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अभी की बात करूं, इंडिया में 2020 की मैं बात करूं, अगस्त 2020 की, तो लगभग 27.1 बिलियन डॉलर का यहाँ एफडीआई इनफ्लो हुआ है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये भी बता दूं मैं कि सबसे ज्यादा जो एफडीआई हुआ है उसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन सिंगापुर का है, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन। क्लियर है। तो ये आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जिसमें मैं बता दूं कि 2001 में 42.3 बिलियन यूएस डॉलर बेसिकली आपका आया, एफडीआई हुआ इंडिया में। उसके बाद 2000 लगभग 3 में
2002 में फिर ये 54.1 हुआ, यानी इंक्रीज होता रहा। उसके बाद फिर 2003 में 75.4 बिलियन हुआ। तो इस तरीके से इंक्रीज होता रहा। क्लियर हो गया? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहा है, और अभी फिलहाल इसका लगभग कितना है, इसका आई थिंक 27.1 बिलियन इनफ्लो हुआ है। एफडीआई इक्विटी इनफ्लो हुआ है $27.1 बिलियन। ठीक है। और 2002 में उससे 2007 तक में मॉरिशियस जो था, मॉरिशस जो है आपका, मॉरिशस जो है उसका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहा था 2000 से 2007 तक में। मॉरिशस का एफडीआई के लिए 44.24 का लगभग परसेंटेज उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था इंडिया में। तो ये आपके इन्वेस्टमेंट है इंडिया में कितने इन्वेस्ट, और कौन कौन से सेक्टर्स इसमें जो इफेक्ट हुए हैं, विच आर द डिफरेंट सेक्टर्स। तो आपके जो सेक्टर्स हैं वो है फाइनेंशियल सेक्टर्स हो गए, इंश्योरेंस हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, हॉस्पिटल, इन सब में एफडीआई हुआ है। फार्मास्यूटिकल यानी जहां मेडिसिन ड्रग बनता है, सॉफ्टवेयर एंड आईटी, सबसे ज्यादा मुझे तो लगता है सॉफ्टवेयर और आईटी में हुआ है। जो कंट्रीज हैं वो इन्वेस्टमेंट जो कर रही हैं बाहर पे, एफडीआई जो आउटफ्लो हो रहा है आपका दूसरे कंट्री में जो जा रहा है, आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है दूसरे कंट्री में, उसमें जो कंपनीज है वो कौन कौन सी कंपनी है, जैसे आपका ओएनजीसी है, एचसीएल टेक्नोलॉजी है, एचसीएल टेक्नोलॉजी है, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा है। ठीक है, ये सारी लिख लो नाम, कुछ कुछ लिख लो। कंपनीज, इंडियन कंपनीज विच मेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, highest foreign investment in 2020. Indian company made the highest foreign investment in 2020. 2020 में लगभग जिन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था वो थे आपके महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओएनजीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजी, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, जेएसडब्ल्यू स्टील। सुना है इन सबका नाम? नाम सुना है या नहीं इन सबका?